फिफ्थ नंबर पॉइंट है हमारा आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। देखो आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण में क्या करेगा है कि ये विधि क्या है, सारणीकृत और पाठ विषय, हमने जो लास्ट टाइम लास्ट क्लास में सारणीकृत और पाठ विषय की तुलना में क्या है, आंकड़ों को अधिक आधार पर वस्तु की स्थिति जल्दी समझने व अधिक सहायक होती है। कि आंकड़ों को ये विधि क्या है कि उन दोनों जो हमने की थी विषय वस्तु विधि और पाठ विषय वस्तु और विधि सारणीकृत, इन दोनों में क्या किया था कि इसके मुकाबले जो ये विधि है ये क्या है, आंकड़ों को अधिक सही तरीके से सरल तरीके से समझने के लिए क्या है उपयोगी है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आंकड़ों को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, और सेकंड क्या है कि इसमें क्या होता है कि अशुद्धि की क्या होती है, कमी होती है। कि इसके अंदर जो गलतियां है उन दोनों के अंदर गलतियों की क्या रहते हैं, थोड़े ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन इस मेथड के अंदर क्या रहता है कि गलतियों के क्या रहते हैं, रियल चांस रहते हैं, मतलब बहुत ही कम चांस रहते हैं। ठीक है, अब इस विधि के अंदर ये विधि कितने प्रकार की बता रखी है, इस विधि के अंदर ये विधि कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ठीक है, अब 3 प्रकार की में कौन कौन सी विधि है इसके अंदर, फर्स्ट नंबर है इसके अंदर ज्यामितीय, मितीय आरेख। ठीक है, सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है इसके अंदर, बारंबारता आरेख। बारंबारता आरेख। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अंकगणितीय, थर्ड नंबर है अंकगणितीय अंकगणितीय रेखीय आरेख। ठीक है, ये 3 प्रकार की क्या इसके अंदर आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण के आरेखीय प्रस्तुतिकरण के अंदर 3 टाइप के। तो फर्स्ट नंबर हम बात करते हैं ज्यामिति की, ज्यामितीय आरेख। ठीक है, देखो ज्यामितीय आरेख के अंदर क्या कर रखी है कि दंड की ऊंचाई या लंबाई के आंकड़े परिणाम को प्रकट करती है। दंड की ऊंचाई व लंबाई के आंकड़े किसको परिणाम करते हैं, परिणाम को प्रकट करते हैं। ठीक है, दंड का निचला भाग छोर आधार। ठीक है, और रेखा इस प्रकार स्पष्ट करता है कि दंड की ऊंचाई शून्य की इकाई से क्या होती है, शुरू होती है। कहने का मतलब हो गया कि हम जो बनाते हैं, क्या नाम है, एक ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ के अंदर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो निचले छोर से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और दंड की सापेक्ष ऊंचाई को देखकर आंकड़ों का अपेक्षाकृत आसानी से क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है कि दंड के मतलब कहने का मतलब स्टार्ट कहाँ से, जैसे मान लो ये ग्राफ है, हमने एक एग्जाम्पल में ग्राफ है, तो ये स्टार्ट यहाँ से होता है, और ये जो दंड की जो ऊंचाई होती है, जैसे मान लो ये ऊंचाई है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे स्टार्ट किया हमने 1 2 3 और जैसे मान लो 4, तो ऐसे मान लो कि ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो दंड आरेख की जिसकी ऊंचाई है ना, जो सॉरी ऊंचाई को क्या कह सकते हैं हम, सही तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आरेखीय बारंबारता वाले और गैर बारंबारता दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसके मेथड के अंदर बारंबारता और गैर बारंबारता दोनों टाइप के क्या हो सकते हैं, इसके अंदर आंकड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो बारंबारता का तो मैं बताएं, अब गैर बारंबारता कौन सी होती है, जैसे मान लो फर्स्ट नेम हो गई या फिर जनसंख्या हो गई, जनसंख्या हो गई आदि को हम किसके अनुरूप लेते हैं, अगर हम समय के अनुरूप लेते हैं तो ये सारी की सारी क्या होती है, गैर बारंबारता विधि होती है। ठीक है, कि जो फसल हो गई या फिर उत्पादन हो गया या फिर जनसंख्या हो गया आदि को हम किससे लेते हैं, समय के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो समय के अकॉर्डिंग लेते हैं, समय में क्या होना चाहिए, किस में हो जाते हैं हमारे कन्वर्ट गैर बारंबारता के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास इसको करने का तरीका क्या है, इसके अंदर तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है मेथड है, तो ज्यामिति के अंदर फर्स्ट नंबर है तो सीधा दंड आरेख है, इसको बोलते हैं सीधा हम दंड आरेख। फर्स्ट नंबर होता है हमारे पास दंड आरेख। ठीक है, दंड आरेख के अंदर क्या होता है, इसके अंदर फर्स्ट नंबर दंड आरेख। ठीक है, ज्यामिति के अंदर, और दूसरा होता है इसके अंदर हमारे पास बहुदंड आरेख।
और तीसरा इसके अंदर क्या होता है हमारे पास है घटक, घटक दंड आरेख। ठीक है, अब देखो तीनों मेथड के अंदर देखो हमने क्या पढ़ा था, आंकड़ों का आरेख के प्रस्तुतिकरण पढ़ा था। ये आंकड़ों का आरेख के प्रस्तुतिकरण कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और इसकी ऊंचाई को देख के क्या पता लगा सकते हैं हम इसकी ज्यामितीय आरेख को। ज्यामितीय आरेख के अंदर क्या होता है कि ज्यामितीय आरेख के अंदर हम इसकी क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है, इसकी लंबाई को देख के हम क्या अंदाज लगा सकते हैं, इसको सरलता से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस ज्यामितीय आरेख को कितने पार्टों में बांटा गया है, दंडी आरेख, बहुदंडीय और घटक दंड आरेख में बांटा गया है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि दंड के अंदर होता है एक टाइप के, मतलब जो आंकड़े प्रस्तुत करेंगे वो एक होंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, आंकड़े किसको प्रस्तुत करेंगे, दो आंकड़ों को एक साथ प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा कि जो आंकड़े होते हैं ना उनको क्या करेंगे कि जो आपको मैं इसको क्वेश्चन एक एग्जांपल के रूप में क्या करूंगा इसको समझाऊंगा। जैसे दंड आरेख का देखिए फर्स्ट नंबर का, तो जैसे मान लो कि हमने क्या ले लिया, क्वेश्चन ले लिया कि हमने यहाँ पे ले ली राज्य ले लिया, जैसे मान लो राज्य ले लिया, हम क्या इसकी गणना करें, जनसंख्या की गणना। ठीक है, जनसंख्या की गणना करें तो जनसंख्या के अंदर मान लो कि इसके अंदर हमने गणना की है पुरुष की, सिर्फ हम क्या ले रहे हैं पुरुष, और किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं 2011 के अंदर हमने निकाल दिया पुरुष। ठीक है, राज्य जैसे मान लो हमने ले लिया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर कितने हैं, जैसे मान लो 75.6 है, क्या है 75.6 है। ठीक है, पुरुष। आसाम के अंदर 78.8 है। ये जो पुरुष है ना ये क्या है, जनसंख्या के अंदर साक्षरता है। ठीक है ना, साक्षरता का निकाल लिया कि आंध्र प्रदेश के अंदर कितने लोग साक्षर है 75.6, आसाम के अंदर कितने लोग पुरुष क्या है साक्षरता है 78.8, और बिहार के अंदर कितने हैं, इसके अंदर बिहार के अंदर है हमारे पास 73.4। ठीक है, और गुजरात के अंदर क्या है हमारे पास, इसके अंदर गुजरात के अंदर हमारे पास है 87.2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर जैसे मान लो हमने 4 आंकड़ों का ले लिया साक्षरता, 4 राज्यों की साक्षरता, तो हम क्या करें दंड आरेख निकालते हैं, तो जिसके अंदर हम क्या करते हैं एकदम सिंपल रूप से। ठीक है, हमने क्या ले लिया इधर एक तरफ ले लिया हमने ये परसेंटेज 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, और एक तरफ हमने ले ली 80। ठीक है, नीचे क्या ले लिया राज्य ले लिए, तो राज्य जैसे मान लो पहला ले लिया हमने आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है आसाम है, दूसरा हमने राज्य ले लिया आसाम। ठीक है, तीसरा राज्य हमने क्या ले लिया बिहार, क्या ले लिया बिहार। चौथा हमने राज्य क्या ले लिया गुजरात, चौथा हमने ले लिया इसके अंदर गुजरात। ठीक है, अब देखो आंध्र प्रदेश के अंदर कितनी है पुरुषों के अंदर साक्षरता 75.6, तो 75 हो गई यहाँ पे समथिंग इसके बीच में, तो हमने यहाँ पे ले लिया इसको। ठीक है, सेकेंड नंबर है 78, तो इससे थोड़ा सा ऊपर आसाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये अगला है हमारे पास 73, तो 73 75 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अगला हमें पे रखा है 87, तो 87 क्या आ जाएगा हमारा सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या होते हैं हमारे दंडी आरेख सीधे सीधे एक रूप में, कि हमें क्या करना है कैलकुलेशन को क्या करना है एक है, जैसे मान लो कि हमें 2011 के अकॉर्डिंग क्या करनी है साक्षरता निकालनी है। अब हम बहुदंड के अंदर क्या होते हैं कि आंकड़े क्या होते हैं कि 2 होते हैं। ठीक है, आंकड़े क्या होते हैं 2 या 2 से अधिक की क्या करते हैं तुलना करते हैं। जैसे मान लो आंकड़े हमारे पास दंड के अंदर क्या है 2011 के दे दिए, अब इसी के अंदर हमें क्या कर दिया आंकड़े
2001 के वो दे दीजिए, क्या दे दीजिए 2001 के आंकड़े, उनका क्या करना है, हमें निकालना है। ठीक है, जैसे मान लो 2001 के आंकड़े हमें दे दिए कि जैसे मान लो 70.3 है, आंध्र प्रदेश के अंदर लोग कितने थे, 70.3 थे। ठीक है, और सॉरी आसाम के अंदर कितने थे, 71.3 थे, और बिहार के अंदर कितने थे, 59.7 थे। ठीक है, और हमारे पास गुजरात के अंदर कितने थे, सॉरी 71.3। ठीक है, बिहार के अंदर थे हमारे पास 59.7, और गुजरात के अंदर लोग कितने थे, 79.7, ये हो गया 79.7। ये क्या आंकड़े थे हमारे पास, ये आंकड़े थे हमारे पास 2011 के। और ये आंकड़े क्या होते हैं, जो बहुदंड होता है इसके अंदर क्या दे देते हैं आपको, दो तरह के क्या देते हैं, क्या एक से अधिक क्या देते हैं, आंकड़े दे देते हैं। जैसे 2001 का दे देते हैं और 2011, ये दोनों टाइप के क्या देते हैं आपको, आंकड़े दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल करते हैं, तो जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल करते हैं हम, इसको मैं कर देते हैं इरेज। देखो इसका एक एग्जाम्पल रूप में लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास फर्स्ट नंबर हो गया आंध्र प्रदेश, नीचे लेना है आंध्र प्रदेश। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा आसाम, हमने ले लिया आसाम को। थर्ड नंबर पे हमारे पास बिहार है, हमने ले लिया यहाँ पे बिहार, और अगला ले लिया हमने गुजरात। ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ठीक है, ये आंकड़े हो गए हमारे पास। अब जैसे मान लो पहले हम इसकी काउंटिंग कर लो, 2001 के हिसाब से कर लो। ठीक है, 2001 के हिसाब से आंध्र प्रदेश में कितने थे, 70.3 थे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के 2001 में आंकड़े थे 70.3, मतलब 70 के समथिंग आसपास। हमने यहाँ पे 70। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास 2011 में ये आंकड़े कितने हो गए, 75 हो गए। तो यहाँ पे 70 से थोड़ा सा ऊपर है, ये हमने कर लिया थोड़ा सा ऊपर। अब हम आसाम की बात करते हैं, तो आसाम के अंदर 2001 में कितने थे, 71 थे, तो 71 कर देंगे। ठीक है, और ये आंकड़े आसाम के अंदर 2011 में कितने हो गए थे, 78 हो गए थे, तो 78 हो गए थे, ये हमने यहाँ पे आंकड़े कर दिया 78। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में कितने थे, 59 थे, 59 थे। और 2001 में और 2011 में कितने थे, 73। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में कितने थे, 79, लगभग 80 के आसपास। ठीक है, और ये आंकड़े कितने हो गए हमारे पास गुजरात के अंदर, 87, मतलब 80 थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो ये आंकड़े हो गए। अब इन आंकड़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रदर्शित करना पड़ेगा। कैसे प्रदर्शित करेंगे, हमें इस चीज के बारे में बताना पड़ेगा कि जैसे मान लो इसके अंदर ऐसे लिख लो, जैसे एक ऐसे मान लो ऐसे डाल दिया। ठीक है, और एक को आप लोग क्या कर दो, ठीक है, इस प्रकार का लो। तो इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे कोष्टक के अंदर लिख लो कि जैसे मान लो आप लोग एक कोष्टक बना दो, तो जैसे मान लो जो ऐसे आंकड़े आंकड़े वो किसके आंकड़े हैं, 2001 के, और डब्बे को आप लोगों ने जैसे चेंज कर दिया, आप लोग ये क्या करें, इसके अंदर ये आंकड़े हैं उनको आप किस में करें, ऐसे। ठीक है, तो ये आंकड़े किसके कर दिया आपने, 2001
11। तो इनको क्या कर दो, इन दोनों डब्बों के अंदर क्या कर दो, अलग अलग आकृति दे दो और उस आकृति को क्या कर दो आप 100 कर दो। तो ये क्या होते हैं कि बहुखंड के अंदर क्या हो गया कि हमारे पास डबल डबल क्या चल रहे हैं, आंकड़े चल रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, बहु दंड आरेख होते हैं। और दंड आरेख के अंदर क्या, तो हम क्या करेंगे, काउंटिंग 2001 की करेंगे और या फिर काउंटिंग क्या करेंगे हम 2011 के। और बहुखंड में क्या करेंगे, इन दोनों की करेंगे। अब हम बात करते हैं घटक दंड की। देखो घटक दंड के अंदर क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। बहुदंड के अंदर जैसे मान लो इस तरह की आपकी क्या देगी, सारणी देती है, ठीक है, जिसके अंदर हमें लड़के और लड़के बता दें नामांकित कितने हैं स्कूल के अंदर 91.5 है और एक स्कूल के आंकड़े दे रहे, ठीक है, और जिसके अंदर गैर नामांकित जिसका नाम नहीं लिखा हुआ स्कूल के अंदर 8.5 और लड़कियों का बता दिया कि 58 पॉइंट है जो है क्या स्कूल में चल रही है नाम, और 41 जिनका स्कूल में नाम नहीं चल रहा, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, बहुदंड को कैसे शो करते हैं, सॉरी घटक को। घटक के अंदर जैसे मान लो आप लोगों ने लिख दिया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ठीक है। अब देखो पहले देखो लड़कों का, लड़कों का कितना नामांकित है, यहाँ पे लिख लो नामांकित, सॉरी यहाँ पे सिर्फ लिख लो आप लोग लड़के, ठीक है। अब लड़के देख लो और यहाँ पे लिख लो लड़कियां, ठीक है। अब देखो लड़कों का कितना चल रहा है, नामांकित में कितने चल रहे हैं 91.5, 91 आ गए हमारे पास यहाँ पे समथिंग, ठीक है। और लड़कों का सॉरी और इनका गैर नामांकित कितना चल रहा है हमारे पास 58.5। तो इसको टोटल मिला के कहाँ तक पहुँचाना है 100। ये टोटल आपने होते कितने परसेंट के बराबर है 100 के आते हैं दोनों दोनों। तो हमें जाना कहाँ तक है इन दोनों को 100 तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 8.5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 91.5। आगे हमें क्या कर देंगे, 100 कर देंगे इसको, जैसे मैंने अभी बताया था ना आप लोगों से कि जो ये क्या है नामांकित क्या है और इसके अंदर जो इनका थोड़ा क्या कर देंगे शेड्यूल चेंज कर देंगे, वो क्या कर देंगे गैर नामांकित के। अब जैसे मान लड़कियों की बात करते हैं तो 58.6 है, तो 58.6 जैसे मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, ठीक है, ये तो होगी हमारे पास नामांकित। और जो 41.4 है ये मान लो हमारे पहुंचेगी कहाँ तक, पूरी 100 तक ही पहुंचनी है, ये हमने 100 तक पहुंचा दी। तो यहाँ पे हो गया 41.4 और ये आ गया हमारे पास 58.6। तो यहाँ पे ऐसे आप लोग कोई भी चीज़ का मतलब डायग्राम देकर शो कर देना। यहाँ पे जैसे मान लिख दिया आप लोगों ने गैर नामांकित और ये हो गया हमारे पास नामांकित। डायग्राम के अंदर नहीं लिखना, आप लोगों को लिखना है ऐसे, जैसे मान लो कि ये चीज लिख दें, जैसे मान लो इसके अंदर आपने ये बना दिया, उसके अंदर शेड्यूल चेंज कर दो आप लोग, ठीक है। तो जैसे मान लो आप लोग ने डब्बा बना लो, जिस डब्बे के अंदर क्या कर लो आप लोग ये यहाँ पे ऐसे लिख दो जिसमें क्या हो जाएंगे आपके गैर नामांकित आएंगे, ठीक है। और जैसे मान लो दूसरा बना लिया, उसके अंदर आप लोगों ने क्या कर दिया, लाइन को थोड़ा चेंज कर दिया शेड्यूल को, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने क्या कर दिया नामांकित कर दिए। इस तरह आप लोगों को क्या करना है शो करना है। कहीं कोई भी डायग्राम के अंदर आप लोग ये चीज नहीं लोगोगे, सिर्फ समझाने के लिए होता है, ठीक है। अब देखो ये आंकड़े हो गए, इसके अंदर क्या होता है, देखो वापस आपको रिपीट, दंड के अंदर क्या होता है सिर्फ एक ही चीज का, जैसे 2001 का बोल रहे हैं तो 2001 का देना है, 2011 का बोल रहे हैं 11 का, या 2021 का बोल रहे हैं तो 21 का, सिर्फ एक ही चीज का क्या दोगे आंकड़ा। बहुदंड के अंदर क्या दोगे आप लोग इन तीनों का क्या कर सकते हो, साथ में भी क्या कर सकते हो दे सकते हो। और घटक के अंदर क्या होते हैं कि आप लोगों के एक ही क्या हो गया दंड के अंदर आप लोगों के सारे आंकड़े क्या कर दिए जाते हैं प्रदर्शित कर दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम घटक दंड आरेख कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। अगर हमें दे रखे हैं वृत्त आरेख मतलब पाई डायग्राम, ठीक है। देखो पाई डायग्राम वृत्त के अंदर क्या हो गया राउंडिंग के अंदर हो गया, सीधा सा क्या मतलब हो गया राउंडिंग के अंदर, ठीक है, राउंडिंग के अंदर होता है। और ये वृत्त के द्वारा क्या होता है वृत्त के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो वृत्त आरेख होते हैं पाई डायग्राम होते हैं उनको किससे शो करते हैं वृत्त से शो करते हैं, वृत्त डायग्राम से बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले प्रत्येक वर्ग के नाम को वर्गों के कुल मान
के प्रतिशत में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लो कि आपको कोई भी आंकड़ा दे दिया, जैसे मान लो लड़के दे दिया, ठीक है, और लड़के दे दिया, ठीक है। तो जैसे मान लो लड़के दे दिया आपको 75 लड़के हैं कोई भी स्कूल में और 25 क्या है लड़की हैं, ठीक है। तो इनको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले परसेंटेज में अंदर क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो 75/100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इस मान लो ये आंकड़ा सब सिंपल थोड़ा सा चेंज कर दीजिए इस आंकड़े को। जैसे मान लो कि आपको दे दिया 150 और यहाँ पे दे दिया 50। अब पहले क्या करना पड़ेगा, वृत्त आरेख के अंदर क्या होता है कि पहले जो आंकड़े दिए होते हैं इनको हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज के अंदर जैसे मान लो इसके अंदर टोटल कितने हो गए 200, तो जैसे मान लो हम लड़के का निकाल रहे हैं तो हमने क्या लिख दिया, लड़के लिख दिया, ठीक है। परसेंटेज में क्या है तो 150 डिवाइड बाय 200 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100, ठीक है। और इसको हमने निकाला तो ये कितने परसेंट के करीब आ गया हमारे पास 75%। और जब हम लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों के निकालो, लड़कियों में टोटल कितनी 50 डिवाइड बाय 200 और मल्टीप्लाई बाय 100, नंबर अपॉन टोटल नंबर और मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, ठीक है। तो इसको हमने किया तो यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास 25%। तो पहले क्या करना है, जो वृत्त आरेख होते हैं ना, पाई डायग्राम, पहले हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, इसको परसेंटेज के अंदर क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद में प्रत्येक घटक के प्रतिशतों को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, हमको किससे करना पड़ेगा 3.6 से गुणा करना पड़ेगा। किससे करना पड़ता है 3.6%। अब देखो इसके अंदर 3.6 का कोई रूल नहीं है कि इसको गुणा करना ही पड़ेगा। इसका रूल क्या होता है कि जितने परसेंट दे रखे हैं, जैसे मान लो 75% है, अपॉन टोटल कितने होते हैं परसेंटेज 100 और मल्टीप्लाई बाय आप किससे कर दो इसको 360 से कर दो, तो इससे इसको काट दिया, ठीक है। अब जैसे मान लो आपस में आप लोग खुद ही इसको कर लो सोल्व, जैसे मान लो हमने इसको 2 टाइम काट दिया और इसको काट दिया, जैसे मान लो हमने 15 टाइम, इसको वापस 2 से काट दिया, यहाँ पे आ गया 18। अब 15 18 को क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, तो इसके कितने आ गए 275 पे क्या होगा डिग्री। तो पहले क्या करना है, देखो पहले जो आंकड़े होते हैं, अब जो हम लास्ट वाला जो था पिछले जो क्वेश्चन करे थे, जो हमने पिछला जो किया था हमने, क्या नाम है सरलदंड आरेख। सरलदंड आरेख के अंदर क्या होता है, सिर्फ निरपेक्ष मान होते हैं। क्या होता है, सिर्फ निरपेक्ष मान होते हैं। निरपेक्ष मान का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये जो मान 150 है, तो दंड के वर्त आरेख के अंदर क्या होता है कि हम निरपेक्ष मान को नहीं दे सकते। पहला टॉपिक तो ये खत्म हो गया। सेकेंड टॉपिक क्या है कि आंकड़ों को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद में आप लोगों को इसके अंदर क्या करना है, जो आंकड़े जो परसेंटेज में आने के बाद में उन आंकड़ों का क्या निकालना, आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री के अंदर। तो चाहे तो आप इनको क्या कर सकते हो, जो 75 है उसको 3.6 से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों को 3.6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो जितने आए हैं अपॉन टोटल परसेंटेज और मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। इसको आप लोगों को ऐसे कन्वर्ट करना होगा। अब जैसे मान लो हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोई ना कोई आंकड़े लेते हैं, उससे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने आंकड़े ले लिए, इसके अंदर जैसे मान लो हमने आंकड़े लिए, जैसे मान लो कोई स्थिति ले ली, स्थिति, ठीक है। और स्थिति के अंदर मान लो ले ली हमने जनसंख्या, जनसंख्या प्रतिशत, पहले हमें जो हमें क्या दिया निरपेक्ष आंकड़े, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में, और उसके बाद में हमें क्या करना है, उसको डिग्री के अंदर, मतलब कोण के अंदर, कोणीय घटक, ठीक है। तो जैसे मान स्थिति के अंदर दे दिया हमें सीमांत श्रमिक, ठीक है। उसके बाद में दे दिया मुख्य श्रमिक, हमको श्रमिकों का ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे हमारे पास गैर श्रमिक, ठीक है। अब जैसे मान लो जनसंख्या कितनी है हमारी 9, और यहाँ पे होगी इस
जनसंख्या के अंदर सीमांत कितने हमारे पास 9, कुल कितने हमारे पास, मुख्य कितने 31 और गैर कितने हमारे पास 62, टोटल मिला के कितने हो गए हमारे पास 102। तो इनको पहले हमें क्या करना है, परसेंटेज में, ये परसेंटेज में कितना हो जाएगा 8.8, ये हो जाएगा हमारे पास 30.4 और फिर क्या हो, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 60.8, ये हो गया हमारे पास परसेंटेज में। और परसेंटेज हमेशा टोटल क्या होता है 100 होता है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट यहाँ पर कोणीय घटक में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बता दिया था कि इसको कन्वर्ट करने का, जिसमें वापस बताया 8.8 डिवाइड बाय टोटल 100 मल्टीप्लाई बाय किससे करना है 360 डिग्री से, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने मल्टीप्लाई करके निकाले यहाँ पे 32 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इसका 109 डिग्री, उसके बाद जैसे मान लो इसका आ गया 219 डिग्री, टोटल मिला के डिग्री कितनी होनी चाहिए 360, ठीक है। टोटल मिला के परसेंटेज कितने होना चाहिए, हमेशा 100 होना चाहिए और टोटल मिला के डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारे पास है 360। तो रूट क्या चलता है, पहले निरपेक्ष आंकड़े को किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रतिशत में। प्रतिशत में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो सीमांत का निकालते हैं तो 9 अपॉन टोटल कितने 102 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर इनको आप लोग सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर आंसर आ गया जैसे मान लो 8.8%, ठीक है। जैसे मान लो गैर मुख्य निकालो तो 31 आए अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आ गया 30.4%, ऐसे करना है, ठीक है। परसेंटेज कन्वर्ट करने के बाद में इसको क्या करना है, हमें डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। अब हम इसको क्या करेंगे, पाई डायग्राम के अंदर क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। तो शो करने का सीधा सा डी ले लिया, उसके हिसाब से जैसे मान लो पहले 32 डिग्री है या 219 है, इसको क्या कर लो आप लोग, जैसे मान लो 1 डिग्री हमने ले ली, ये डिग्री मान लो कि हमारे पास होगी 109 डिग्री, ठीक है, ये तो हम अंदाज से ले लें। और ये डिग्री होगी जैसे मान लो हमारे पास किसकी 32 डिग्री होगी, और जो बस बाकी बच गई वो किसकी होगी 219 डिग्री इसकी। उसके बाद इनके अंदर क्या कर लो आप लोग, कोई ना कोई आकृति बना लो इसके अंदर, और इन आकृति बनाने के बाद आगे हमें 100 करना पड़ेगा। जैसे 109 किसके है, मुख्य श्रमिक है, यहाँ पे लिख दो मुख्य श्रमिक, ठीक है। जैसे 32 किसके हैं, सीमांत के, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा सीमांत श्रमिक, ठीक है। और 219 किसके हैं हमारे गैर श्रमिक, यहाँ पे लिख दो गैर श्रमिक। तो ये होता है हमारे पास पाई चार्ट, ठीक है, बार डायग्राम, और इसको बोलते हैं वृत्त आरेख। कैसे होते हैं, तरीका मैंने बता दिया, पहले प्रतिशत में, प्रतिशत के बाद में किसमें कन्वर्ट करना है, इसको डिग्री के लिए, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद में ग्राउंड बनाना है, इसके अंदर वृत्त बनाना है, और वृत्त को आपको जैसे डी के अंदर से डी से देख देख के आप जैसे करते हो वैसे, और प्रत्येक के अंदर आगे हमें लिखना पड़ेगा कि ये 109 डिग्री किसका था, मुख्य का था, 32 किसका था, सीमांत का था, और 220 किसका था, गैर श्रमिक का। तो ये आगे आपको क्या करना है, कैलकुलेट